इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस में पोर के द्वारा जो सेपरेशन होगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। नहीं याद कीजिए, मैंने बताया था इस तरह से चलनी वाला एक एग्जांपल। मैंने बोला था आटा चालने वाला चलनी लो, मैदा चालने वाला चलनी लो, नहीं, और एक कंटेनर नीचे लगा दो इसमें जहाँ पे स्टोर होगा, एक कंटेनर है। अब चलनी है, तो चलनी है तो क्या होगा, छेद होगा उसमें। अब आटा चालने वाला जो चलनी, आटा चालने वाला जो चलनी है, आटा चालने वाला जो चलनी है तो उसमें क्या होगा, छेद, मोटा छेद, मोटा छेद, मोटा छेद, नहीं। और जो मैदा चालने वाला चलनी है उसमें पतला छेद, पतला छेद, पतला छेद होता है, पता ही होगा। अब अगर आप आटा यहाँ डाल दो, अब यहाँ आटा डाल दिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से सेपरेट करवाते हैं, धीरे धीरे मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, जो आटे के साइज का है वो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और जो उससे भी छोटा है साइज में, मैदे के साइज का, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सबसे छोटा सबसे आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे। बोले तो मैदा यहाँ, आटा यहाँ, चौकड़ यहाँ, तो क्या हो गया, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया। तो ये क्या किया हम लोग, पोर के द्वारा सेपरेशन ही तो किए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगाए, मैकेनिकल लगाए थे। चलनी जो हम लोग घर में काम करते हैं मैकेनिकल, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा। नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करना है, सेपरेशन करवाना है। किसका, तो डीएनए का हो सकता है, आरएनए का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, इवन जिस पे भी चार्ज है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करवा सकते हैं, जिस पे भी चार्ज है। तो डीएनए पे आपको अच्छे से पता है कि डीएनए पे कैसा चार्ज होता है। अगर हम लोग बात करें डीएनए का या आरएनए का, तो इसके स्ट्रैंड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी चीज का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब चार्ज है तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर चलनी कैसे बनाएंगे, चलनी बनाएंगे, पोर बनाना होगा, तो पोर कैसे बनाएंगे। दूसरा है कि दिखता कैसा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक फोटो बनाया जाए, तो इस तरह का मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, बीच में आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ से, लेने रहा, इस तरीके से। इसमें ढक्कन भी होता है, फिर इसमें क्या होगा, दो टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये सब टर्मिनल चाहिए। तो एक को आप पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान सकते हो। दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लिख दी। अब क्या होता है कि ये जो स्टेज है, स्टेज, इसी स्टेज पे हम लोग रखेंगे पोर को, पोर जो बनाएंगे। तो किससे पोर बनवाएंगे, तो रियल में इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका पूरा नाम क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल। तो जेल बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है जेल किससे बनवाए, जेल किससे बनवाए और कैसे बनवाए। तो जेल के लिए इसका और भी पूरा नाम बात करें तो बोला जाता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है, एगरोज जेल। और देन फिर क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोज जेल। तो एगरोज से बनाया जाएगा जेल। एगरोज क्या है, अगर अगर नाम सुने होइएगा, रेड एल्गी से निकाला जाता है, नहीं पॉलीसेकेराइड होता है। अगर अगर का प्यूरिफाई फॉर्म होता है, एग्रोज जो होता है वो क्या होता है, अगर अगर का प्यूरिफाई फॉर्म है। अगर अगर को प्यूरिफाई करके निकाला जाता है एग्रोज, नहीं रेड एल्गी से ही निकलेगा, उसी का प्यूरिफिकेशन। तो प्योर फॉर्म में निकाल लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली भी आता है। इसी से फॉर्मेशन करेंगे, एग्रोज फॉर्म करेगा या बनाएगा क्या, जेल। कैसे, कैसे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें 100 ml वाटर डाल दिया, डिस्टिल वाटर दिया जाता है, DW 100 ml ले लो। और इसी में अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एगरोज डालेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कितना डालें, तो होता क्या है, एगरोज का अमाउंट पोर साइज डिसाइड करता है। एक्चुअल में एगरोज क्या है, जैसे पानी में जाएगा
तो वो क्रॉस लिंक करने लगता है एक दूसरे से, पॉलीमराइज होने लग जाता है। तो अगर कम है तो बड़ा बड़ा छेद, ज्यादा एग्रोज दे दिए तो छोटा छोटा छेद। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो डीएनए है, तो हम लोग जो डीएनए का टुकड़ा करवाए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मान लीजिए एक ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन का सेल से हम लोग, ये ह्यूमन का सेल, उसका न्यूक्लियस आइसोलेट करेंगे। न्यूक्लियस में से क्रोमोजोम, तो कितना क्रोमोजोम निकलेगा? 46 क्रोमोजोम। अब ये जो आइसोलेट किए, अब इससे आप डीएनए को निकालो। तो डीएनए कैसे निकालेंगे, डीएनए कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा आगे। तो 46 डीएनए, डीएनए जो निकालेगा, अच्छा ये ब्लैक किया हुआ है इसीलिए बार बार नहीं गायब हो जा रहा है। डीएनए निकाले, अब इसको में हम मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे, तो जितना साइट होगा उतने जगह क्या करेगा, इसको कट कर देगा छोटा बड़ा करके। डीएनए का जो कटिंग होगा तो छोटा बड़ा होगा। नहीं तो मान लीजिए हम यहाँ, ऐसे तो 46 डीएनए को कटिंग कराओगे तो हजारों टुकड़ा मिलेगा। फिलहाल हम लोग 4 ही टुकड़ा ले लेते हैं, कि कोई एक टुकड़ा इधर वाला, ये आपको बताया है स्टिकी एंड ब्लंट एंड सब दिस पर। तो ये टुकड़ा, अब इसी डीएनए को हमको सेपरेट करवाना है, निकालना है। जो छोटा है सबसे आगे जाओ, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, मतलब चारों को सेपरेट करना है। अब हो सकता है ये कोई पार्टिकुलर जीन हो, नहीं पार्टिकुलर जीन की बात कर लेते हैं हम लोग, इंसुलिन जीन हो, हमको इंसुलिन जीन निकालना है, तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक तो टुकड़ा बना के हम लोग क्या करते हैं, रख लिए, टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, ये सारा टुकड़ा जो भी है डाल दिए, ठीक। और दूसरे साइड हम क्या किए, डिस्टिल वाटर डाले और इसमें एग्रोज डाले। तो टुकड़ा कितना बड़ा है आपका, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा एग्रोज का परसेंटेज, है ना। 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका डीएनए बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा में कटा है, तो 7% भी यूज कर सकते हैं। तो ये परसेंट कोई फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है। नॉर्मली 3 to 7 हम लोग लिख लेते हैं कि इस बीच में कोई भी परसेंटेज वो डिसाइड करना है कि आपका डीएनए कितना बड़ा है, या उसका डीएनए का टुकड़ा कितना बड़ा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो टुकड़ा हो गया। तो मान लीजिए हम यहाँ पे, मेरा डीएनए का साइज छोटा था, हम 7% यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना, ये स्टेज है, स्टेज पे रखने के लिए प्लेट होता है, इस तरह का आपको प्लेट मिलेगा, कांच का ट्रांसपेरेंट प्लेट मिलेगा, इतना ही बड़ा लगभग रहता है, नहीं इतना ही बड़ा आपका प्लेट होगा। अब ये जो प्लेट है इतना ही बड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रबर दिया जाता है, लिक्विड चीज सोचो, इसमें डालेंगे तो बह जाएगा, बहे नहीं तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से रबर इधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, चारों साइड से हम लोग रबर लगा देते हैं, रबर लगा दी ताकि इसको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए। अब क्या करना है, इसको एकदम समतल जगह पे रखना है। वैसे भी लैब का जो टेबल होता है ना, उसका एकदम मिलाया हुआ होता है, समतल, हल्का भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें कितना वेल बनाना है, कितना छेद बनाना है। जैसे आपको सेपरेशन, हमको अगर जीन आइसोलेट करना है तो हमको 2 वेल से काम चल जाएगा। अगर मुझे केवल जीन, जैसे इंसुलिन जीन को बाहर निकालना है, तो 2 ही वेल से मेरा काम चल जाएगा। एक वेल जिसमें हम ये वाला टुकड़ा डालेंगे डीएनए का, और दूसरा में हम इंसुलिन मार्कर जीन चलाएंगे, है ना, बताऊंगा आगे क्या होता है। तो 2 ही से काम चल जाएगा। तो फिलहाल 2 ही, तो इसमें 2 ठो, अगर मान लो हम पेन को वैसे खड़ा कर दे 2 पेन, और अब हम ये जो यहाँ पे लिक्विड बनाए, तो ये शुरू में गलता नहीं है, पॉलीसेकेराइड है, चम्मच से हिलाते रह जाओगे दिन भर नहीं गलेगा। पॉलीसेकेराइड को आपको गलाना है तो हीट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग हीट कर देते हैं। और जब हीट करते हैं, जब ये डालोगे, गला हुआ नहीं है ना, तो जस्ट लाइक एक गिलास में 2 चम्मच सत्तू डाल दो, नहीं गंदा ऐसा दिखता है, धुंधला धुंधला। लेकिन अगर वो घुल जाएगा ना हीट करने पे, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, आर पार दिखने लग जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो देख के ही बता देते हैं हम लोग कि घुल गया कि नहीं। वैसे भी आप एक कांच का गिलास लो, उसमें चीनी डालो, पता चलेगा कि नहीं घुला है कि नहीं, बाहर से ही पता चल जाएगा चीनी घुला है कि नहीं। नीचे देख लो कांच में बैठा हुआ है, तो अभी और उसको ये करना है। अब घुलने के बाद क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, तो गर्म हो गया था, बहुत हीट हो जाता है 60 डिग्री के अप्रॉक्स में, 60 डिग्री, जब लगे कि पकड़ने लायक हो गया है। ऐसे तो पकड़ते कपड़ा सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि छुए और जल गए, वैसा हीट नहीं होना चाहिए।
पकड़ने लायक 60 डिग्री के आसपास हम लोग इसको पोर कर देते हैं। ये यहाँ पे ही है, अब पोर कर देंगे। पोर करके छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर में वो जम जाएगा। जैसे 44 डिग्री से नीचे आएगा ना, रूम टेम्परेचर पे सीधा सीधी बोलिए आएगा, वो जम जाएगा, जेल बन के तैयार। फिर इस कॉम को खींच लेते हैं हम लोग एकदम सीधा सीधी। वो जो साइड से लगाए थे अब तो बहने का प्रॉब्लम खत्म, खींच के हटा दीजिए। और ये जो बनाया प्लेट, इसका ढक्कन हटाइए और प्लेट को यहाँ डाल दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जगह दिखा रहा हूँ कि ये प्लेट जो हम लोग बनाए डाल दिया। क्लियर? कैसे जेल प्रिपरेशन करेंगे, जेल बन के तैयार है। अब क्या, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, तो इसमें पावर सप्लाई एक होता है, पावर पैक बोलते हैं रियल में। पावर पैक, पावर पैक क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। एकदम समान वोल्टेज चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, समान करंट करंट भी एकदम समान चाहिए, तो पावर पैक। और यही पावर पैक फिर मेन लाइन से जुड़ा रहता है, प्लग लगा होगा अपना, इसमें स्विच रहता है ऑन ऑफ करने का। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इतना तैयारी हो गया तो सोचो कि अगर मेन लाइन से जोड़ भी दिए तो यहाँ देखो पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल टूटा हुआ है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। हमको तो करंट फ्लो कराना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है यहाँ पे। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि इसका ढक्कन हम लोग खोलते हैं, जेल डालने के बाद ढक्कन, जेल डालेंगे तो ढक्कन हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें बफर डालो, बफर, बफर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डालते जाते इतना डालते हैं कि इसको ओवरफ्लो करवा दे, ओवरफ्लो इतना डालेंगे कि इसको क्या करवा देना है, ओवरफ्लो हो गया ऊपर से। अब ऊपर से ओवरफ्लो कर गया। अब इसमें क्या होता है, दो गो वेल था तो दो गो छेद आपको दिखेगा यहाँ पे, दो गो वेल बना हुआ है। बफर डाल दिए। अब बफर जैसे डालेंगे तो कहिए कि बफर जस्ट लाइक नेकेड वायर की तरह काम करेगा। प्लस क्या है, ये जो जेल बनाए थे उसमें जो पोर होगा, पोर से भी बफर घुस घुस के निकल लेगा। इतना करने के बाद आपको जिस डीएनए को सेपरेट करवाना है, तो मान लीजिए यही था मेरे पास, इसको हमको सेपरेट करवाना है। अच्छा, बफर में क्या करेंगे, एक चीज और डाल देते हैं, बाहर से बफर में ही हम लोग डाल देते हैं ETBr, इथीरियम ब्रोमाइड। दूसरा और क्या करेंगे, ये जो डीएनए इसको हमको सेपरेट करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिपेट से, माइक्रो पिपेट, डीएनए को थोड़ा मिला लेते हैं ताकि मिल जाए थोड़ा, और उसके बाद उठा लेते हैं। दाबिएगा, दाब के जैसे हाथ हटाइएगा ना तो यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, वो बाहर फेंकेगा उसको, और जैसे बाहर फेंकेगा ना तो उस सिरिंज में, माइक्रो पिपेट टिप में वो खींच लेगा, जस्ट लाइक सिरिंज। तो सिरिंज में क्या होता है, हम लोग जैसे सुई दिए और इधर से खींचेंगे तब ब्लड निकलेगा, उसमें उल्टा है कि घुसा दो जहां से लेना है, दाब दो, और दाबने के बाद जैसे हाथ हटाओगे ना सक कर लेगा उसको। मतलब इसमें आ गया, माइक्रो पिपेट बोलते हैं उसको। आया, इसका ढक्कन हटा हुआ है, इसमें हम डाल दिए, एक में डाल दिए हम, एक में डाल दिए, मान लीजिए हम इसमें डाल दिए, ठीक। अगर मुझे जीन आइसोलेट करना है, इंसुलिन जीन चाहिए, तो कैसे आइसोलेट करेंगे, तो मार्कर, इंसुलिन का मार्कर जीन मार्केट में अवेलेबल है। आपको इंसुलिन सेपरेट करना है तो जाइए केमिकल वाले दुकान में, तो बोलिए इंसुलिन मार्कर जीन दीजिए, या प्रोटीन सेपरेशन का मार्कर जीन दीजिए, है ना, प्रोटीन सेपरेट का, उसमें अलग अलग तरह का कलर सब आता है, तो वो मार्कर जीन आपको देगा। आप मार्कर जीन लेके वो उसको भी खींच के निकालो और इसमें डाल दो। अगर मान लो मैं डायरेक्ट इंसुलिन मार्कर जीन डाल दिया, सपोज कीजिए इसमें केवल इंसुलिन मार्कर जीन है और कोई दूसरा नहीं, इतना करने के बाद ढक्कन लगाइए, पावर पैक को ऑन कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिए, अब छूना भी नहीं है, इसलिए नहीं छूना है कि लिक्विड है, और लिक्विड कैसा काम कर रहा है, नेकेड वायर की तरह काम कर रहा है। नहीं, लिक्विड जो है वो नेकेड वायर की तरह काम कर रहा है, तो छूना भी नहीं है। अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दोगे ना तो हम, होता क्या है इसमें डीएनए का जो सेपरेशन होगा, तो इंसुलिन मार्कर जीन आपने डाल रखा है, तो इंसुलिन मार्कर जीन क्या होगा, अपना यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो वो दिखेगा, उसका कलर दिखता है। बाकी डीएनए का आपको कोई का कलर नहीं दिखेगा। हो सकता है सबसे छोटा यहाँ आया हो, उससे बड़ा यहाँ आया हो, यहाँ पे एक आया हो, इस तरीके से आया हो। और यही जो बना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इसी को बोलता है बैंड, इसी को क्या बोलता है, बैंड। बैंड मोटा पतला हो सकता है, बैंड का थिकनेस मोटा, ये पतला, तो मोटा ये बताता है अमाउंट, थिकनेस ऑफ बैंड क्या बताता है, अमाउंट।
अगर मोटा है तो अमाउंट ज्यादा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड, है ना। जैसे सेंट्रीफ्यूज किए थे तो वहां भी आता था हम लोग का बैंड, तो बैंड का थिकनेस बताता है अमाउंट, नहीं, अब बैंड का नंबर बताता है टाइप्स। अगर मान लो इसमें, यहाँ ना आपको दिख रहा है डीएनए, इसमें तो दिखेगा ही नहीं, क्यों क्यों नहीं दिखेगा, तो इसमें हम लोग क्या नहीं डाले, यूवी लाइट अगर डालिएगा तब दिखेगा, एटीपीआर अगर डाले हैं तो अभी तो यूवी लाइट डाले नहीं है तो दिखेगा ही नहीं। हम तो मार्कर चीज चला दिए हैं, क्योंकि हमको तो सेपरेशन से मतलब है, जीन सेपरेट करना है, इंसुलिन जीन हमको बाहर निकालना है। वो हजारों जो टुकड़ा था मेरे पास, उस हजारों टुकड़ा में से इंसुलिन आखिर है कौन जीन, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी जीन पे आपको काम है उसको निकालना है। तो ये चलाने के बाद क्या होगा, जब ये सेपरेट हो जाएगा, मार्कर यहाँ आके रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लगभग ये प्रोसेस करने में आपको 2-2.5 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, मेन लाइन ऑफ कीजिए, पावर पैक से कट कीजिए, लीड निकालिए, तब ढक्कन खोलेंगे। और ढक्कन जब खोलेंगे तो यहाँ का रेडनेस, अगर आपको जो वो दिया जाता है प्रोटीन मार्कर, उसमें लिखा रहता है, लाल कलर आया तो कौन सा होगा, कौन इंसुलिन कहाँ पे होगा, उस सब उसमें लिख के देता है। तो हमको पता है इसके पैरेलल में जो आया होगा वही इंसुलिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जेल निकालेंगे, ब्लेड से इतना दूर काट के हटा लेंगे। तो ये मेरा क्या आइसोलेट हो गया, प्योर फॉर्म में इंसुलिन जीन आ गया। अब एक बार जेल में आया तो जेल से हम लोग ब्लॉटिंग करवा लेंगे, निकालवा लेंगे वहां से, क्लियर है। तो यही तो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस में पोर के द्वारा सेपरेशन, तो डीएनए पे कैसा चार्ज था, निगेटिव। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता सॉरी, सेपरेशन होता है चार्ज बाय मास रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। डीएनए का कितना चार्ज है, कितना बड़ा डीएनए है, नहीं, तो डीएनए का लेंथ मास डिसाइड करेगा, और उस पर कितना चार्जेज है, उसके द्वारा यहाँ पे माइग्रेशन होता है, सेपरेट होता है। और वही जब सेपरेट होगा तो आपका इंसुलिन जीन प्योर फॉर्म में आपके पास मिल गया, या जिस भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे भी आपको इंटरेस्ट है, वो हम लोग प्योर फॉर्म में ले लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। यही है, नहीं देखने में एकदम सिंपल सिंपल सा दिख रहा है आपको। यही आपको यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको जेल भी दिखेगा, यहाँ पे देखो जेल दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, है ना। और यही जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अगर यूवी लाइट डाल दोगे, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट क्या होता है, फ्लोरिसेंट होगा। ईडीटीए ईटीबीआर पे जैसे यूवी पड़ेगा ना, उसको चमका देगा, और चमका देगा तो एक्चुअल में जो बैंड दिखता है, देखो दिखाते हैं, ये बैंड दिखता है। ये सब हम लोग गिन लेते हैं कैगो है, नहीं, यही दिखता है, ये ऐसे दिखता है आपको यूवी डालने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और इधर है ब्लॉटिंग करने के बाद जो बैंड आता है वो सब दिखेगा। इसी में मार्कर चलाया होगा कहीं, मार्कर वाला एक लिए होंगे, देखो यार, मार्कर का क्या होता है, जैसे ये मार्कर सब है, मायोसिन सेपरेट करना था तो ये यहाँ आएगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज सेपरेट करना है तो इसके सामने जो आएगा वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाला जीन होगा। मतलब जिसके सामने जो आया, बगल में आपको पता है, वो अपना जो टेक्स्ट है लिख के देता है कि यहाँ पे उसका मोलिकुलर वेट इतना है, और जिसके सामने आएगा, एक तो ये यहाँ देखो मोलिकुलर वेट लिखा है, और मोलिकुलर वेट अगर ना रहता तो कलरफुल रहता, लाल ब्लू हरा पीला नीला करता है इसको। तो इस तरीके से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस पोजीशन पे आपका क्या है, जीन मौजूद है। क्लियर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर। बाकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, इसका पढ़ाया हुआ आपका। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम। क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, सीधा सीधी बोले तो वेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेक्टर क्या होता है, थोड़ा खांसी हो गया, तबीयत डाउन है।
हाँ, इतना लंबा लंबा तो छुट्टी, अब तो और अलग से बुलाऊंगा। बहुत लंबा लंबा आप लोग छुट्टी ले चुके हैं। शाम वाला मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं तो बताते हैं। क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर बोले तो वाहक, वेक्टर बोले तो वाहक, जैसे जैसे कार, बस, जीप, बाइक, ये सब क्या हम लोग का वाहन है। उस पर बैठ के आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, नहीं? तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, नहीं? तो इधर से उधर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो वेक्टर जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। टू टाइप्स ऑफ वेक्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं। एक वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर, क्लोन करेंगे तो क्लोनिंग। और एक वेक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, दो तरह का वेक्टर होगा, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या होता है वेक्टर, क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, और क्या होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक, जैसे क्लोनिंग वेक्टर पे अगर बात करें, ये पहले भी बताया हूँ आप लोग को, बस आपको पता नहीं चला होगा कि यही क्लोनिंग वेक्टर है। मैंने एक फिगर बार बार बनाया, मैंने क्या बोला कि ये बैक्टीरिया है, इकोलाई में एन डीएनए, इसका प्लाज्मिड निकाल लो। बार बार बोला कि प्लाज्मिड निकालना है भाई, प्लाज्मिड निकाल ली। अब ये जो प्लाज्मिड निकाले हैं, तो इसी प्लाज्मिड में हम लोग अभी तक यही जान रहे हैं, अभी तक जो नॉर्मल हम लोग फिगर देखे तो बोला था कि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम डाल दो इसमें, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कहीं ना कहीं इसको काटेगा, अभी तक तो यही बात की कहीं ना कहीं काटेगा, तो कटवा दिए। और जो मेरा जीन आइसोलेट किए, सपोज कीजिए इंसुलिन जीन मेरे पास है, नहीं? तो इंसुलिन जीन को हम आइसोलेट करके रखे हुए हैं, तो ये जीन को लाइए और इसमें जुड़वा दीजिए। यही जीन आया और इसको हम लोग क्या किए, जीन को सेम कलर कर दो, इसको आके जोड़ दिए। और जो जीन को अगर आपको जोड़ दिए, तो इसी को बोले थे ये तो प्लाज्मिड है, अभी तक यही बताया वो प्लाज्मिड है। और इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, नहीं? उसके बाद मैंने क्या किया कि एक और दूसरा बैक्टीरिया लिया, फिर इसका अपना मेन है डीएनए, और इसी मेन डीएनए में हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। जैसे मेन डीएनए में इसको डालोगे, तो ये तो अपना जो डीएनए डाले थे वो तो गया ही, प्लस जो बना हुआ था इसका ये भी तो जाएगा, चला गया। तो ये फिगर पहले ही बताया, लेकिन इसी फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मॉडिफिकेशन करने से पहले एक आध पॉइंट और बात कर लें। अब ये प्लाज्मिड जब जब रेप्लिकेट करेगा, मान लीजिए इसको मन किया रेप्लिकेशन करने का, 1 से 2 बनने का, 1 से 2 बनने का, तो ये क्या करेगा, मेरे डीएनए को भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करा देगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट करवाएगा, बन गया क्लोन, हो तो गया क्लोन। यही तो क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर कौन है इसमें से, ये जो प्लाज्मिड है इसी को तो बोल रहे हैं वेक्टर है, वाहक है। किसका वाहक है, जीन का वाहक है, जीन को लेके गया है और काम कर रहा है। और अगर यही यहां पे डाले, और अगर यही आरएनए बनाने लगता है मेरे मेरे जीन का, अगर आरएनए बना के ये दे दे, और आपको पता है मैसेंजर आरएनए बना अगर, तो प्रोटीन भी बनेगा, तो आरएनए और प्रोटीन बना के दे दे, तो उसी को बोलेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन कब हम लोग बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से क्या बने, प्रोटीन, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है।
ये बात तो पता है आप लोग को। तो बात तो यही है कि क्लोनिंग और एक्सप्रेशन की जो बात करेंगे, कि क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लोन में खाली ध्यान ये रखना है नंबर बढ़ाता जाए, और एक्सप्रेशन में ध्यान ये रखना होता है नंबर बढ़ाए कि ना बढ़ाए, आरने जरूर बनाए। तो ये दो बात ध्यान रखना होता है इसमें, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन में। बाकी सब बात लगभग सेम ही चलता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वेक्टर होने के लिए, अब जैसे अगर मैं बोलूं कि वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए, अब जीन हम डाल दिया, ये बेचारा रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया। और आपको पता है कि रेप्लिकेशन करने के लिए ओरी साइट चाहिए, ओरिजिन साइट चाहिए, आई साइट चाहिए, जहां से रेप्लिकेशन होता है, याद होगा। ओरिजिन साइट से ही ओरिसी भी बोलता है, आई साइट भी बोलता है, जहां से क्या होता है रेप्लिकेशन होता है स्टार्ट। अगर जरा सोचो, मैं ऐसा रेस्ट्रिक्शन यूज किया कि रेप्लिकेशन साइट को काट दिया, यहां जो कटा, ये मान लो रेप्लिकेशन साइट का कट गया, जीन जोड़ भी दिए, इसके अंदर डाल भी दिए, बेचारा रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो बेकार हो जाएगा ना। तो बोलचाल में तो कहीं भी जीन डाल दीजिए काम चलेगा, लेकिन ये हो गया बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं शुरू में समझाने के लिए। दूसरा बात ये है कि हम लोग इसको जो काटे तो ये खुला, तो क्या गारंटी है कि जीन गए गया होगा, आपस में ही जुड़ गया होगा, नहीं गया होगा। कैसे पहचानेंगे कि जीन मेरा सही जगह पे गया है कि नहीं गया है, सीन सही जगह पे गया है कि नहीं गया। तो उसके लिए क्या होगा, वेक्टर में ओरिजिन साइट के अलावा जीन सही जगह पे गया है कि नहीं गया, तो सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मार्कर जीन होना चाहिए। कैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मार्क करते हो, क्यों मार्क करते हो, क्योंकि जैसे पेज खोले इंपॉर्टेंट चीज मार्क किया हुआ दिख जाए, आपको देख के ही पता चल जाए अच्छा ये पढ़ रहा है, तो यही तो है मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। तो मार्कर जीन चाहिए। अब क्या होता है मार्कर जीन, नहीं तो मार्कर जीन की जो बात करें तो यहां पे क्या होता है, वेक्टर में ही, प्लाज्मिड में ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यूज किया जाता है। आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन मार्कर की तरह यूज हो सकता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो मार्कर की तरह बिहेव कर सकता है। जरूरी नहीं कि आम्पलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ही, क्लोरोफेनिकॉल होगा तो भी काम करेगा, है ना। इवन जरूरी नहीं कि एंटीबायोटिक वाला ही हो, जैसे आप लोग लैकोप्रोन पढ़े थे तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज का सिक्रेशन जेड वाई, याद आ रहा कुछ, राणा प्रताप और जया, लैकोप्रोन, तो जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज सिक्रेट करता है, तो वहां जेड जीन भी मार्कर की तरह यूज हो सकता है। मतलब वैसा जीन जो आपको ये बतला दे आपका जो जीन आपने काट के जो डाला है वो सही जगह पे गया है कि नहीं, वो सही जगह पे गया है कि नहीं, ये बताना है। क्योंकि सर क्या जरूरत है, वो तो दिख ही रहा है। तो यहाँ ना बोर्ड पे ना आपको दिख रहा है, बैक्टीरिया आपको दिख ही नहीं रहा है, उसका प्लाज्मिड निकाले तो और क्या खाक दिखेगा, एक एक बैक्टीरिया में हजारों प्लाज्मिड हो सकता है, सोचो क्या साइज होगा इसका। और डीएनए का आप टुकड़ा किए हैं, हमारा एक सेल भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और मैं उस सेल में से न्यूक्लियस को निकाला, उस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोजोम को निकाला, उस 46 क्रोमोजोम से डीएनए को निकाला, उस डीएनए को छोटा छोटा टुकड़े में काटे। जब सेल ही नहीं दिख रहा है तो जिन कहां दिखेगा, तो कुछ आंख वाँख से दिखता नहीं। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सारा कहानी अंधेरे में तीर मारने वाला होता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी लगाएंगे तब तो तीर लगेगा। तो यही तो है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। तो वही टेक्नोलॉजी में मार्कर जीन सब भी आएगा कि किस टाइप का आपने मार्कर जीन यूज किया है, तो वो भी आएगा। तो वेक्टर में जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड ही यूज हो, वेक्टर की जो बात करते हैं इसमें ढेर सारा चीज आप यूज कर सकते हो, प्लाज्मिड तो करते ही हो और ज्यादा यही यूज होता भी है। इवन बैक्टीरियोफेज बोले तो वायरस भी यूज होता है, ये भी यूज होता है वेक्टर की तरह। इवन इसी में और भी चीज यूज हो जाता है, क्या कॉस्मिड एक होता है, फेगिमिड होता है, इवन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होता है, इवन जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज का जेड जीन होता है,
ये सब वेक्टर के तरह यूज हो जाएगा। जेड जीन में, एक सेकंड जेड जीन नहीं लिखना चाहिए, क्या कि वो तो एक पार्टिकुलर जीन हो गया। ये सब वेक्टर की तरह काम करता है। ये सब वेक्टर की तरह काम करता है, लेकिन हम लोग को, मैंने अभी डिफ्रेंशिएट करके रखा क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, तो पक्का दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा। क्लोनिंग वेक्टर में क्या चाहिए, क्लोन करवाना है, डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, तो सबसे पहला चीज ओरिजिन साइट तो होना ही चाहिए। बिना ओरिजिन का तो वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, पहला चीज तो ये चाहिए। दूसरा चीज, मार्कर जीन होना बहुत जरूरी है। मार्कर जीन ही बताएगा कि आपका जीन सही जगह पे प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ। ये दोनों तो एकदम मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या, मार्कर जीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मार्कर जीन के अंदर, जैसे ये मार्कर जीन के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए, और वो भी यूनिक। यूनिक कहने का मतलब है कि पूरे प्लाज्मिड में इसके अंदर यहां है तो और कहीं नहीं होना चाहिए। मालूम चला यहां भी है, यहां भी काट दिया, यहां भी काट दिया, तो प्लाज्मिड आपका क्या हो गया, टुकड़े में कट गया, बेकार हो गया। इसीलिए देखिएगा, सेंटेंस पढ़िएगा तो लिखा रहेगा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। प्लाज्मिड में क्या होना चाहिए, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, एक पार्टिकुलर जगह पे ही जो काटेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए। तो ये सब चीज चाहिए। उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर आपको डिटेल में जानना है। आपका जो एनसीईआरटी दिया है तो उसमें क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात किया है, लेकिन उससे पहले एक चीज और बात किया है कि गुड वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉपर्टी क्या है गुड वेक्टर का। पहला चीज है कि गुड वेक्टर अगर इसमें डाल दे, होस्ट में गया, तो 1 से 2 होना चाहिए, तब ना गुड बोलेंगे। नहीं, गुड स्टूडेंट किसको बोलेंगे, आप लोग मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, जो मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा गुड है, और जो नहीं गया सब बैड है। रिजल्ट हो जाए ना, कोई नहीं पूछेगा आप क्या किए थे, सब पॉजिटिव बात बोलेगा रिजल्ट होने के बाद। और जब तक रिजल्ट ना हो तब तक तो बस यूं ही कहिए दिस दैट बोलता रहेगा, कुछ भी बोल देगा, जो मन में आएगा वही बोलेगा। समझ में आया, तो इसीलिए रिजल्ट ले लीजिए, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंसस रहिएगा, क्लास छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा कंटिन्यूअस रहिए, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यू देखो, जैसे हम लोग खाना कैसे खाते हैं, सुबह नाश्ता किए, दोपहर का खाना, रात में, ये 3 टाइम तो एकदम फिक्स है। जरा इमेजिन कीजिए 10 दिन खेबे नहीं किए, और फिर इमेजिन कीजिए 2 दिन ठूस के खा लिए, फिर इमेजिन कीजिए फिर अगला 10 दिन नहीं खाए, तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, मारे जाओगे, कहानी खत्म। तो ये जो शरीर का हम लोग भरण पोषण किए हुए हैं, दिख ही रहा होगा है, नहीं हुआ है, क्या है, नहीं लगेगा लग जाएगा, लगता है, लेकिन फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। होगा क्या, पढ़ाने में इधर तो ध्यान रहता नहीं है, कभी कस के सांस लेना है, कभी धीरे छोड़ना है, तो उसमें मालूम चलेगा ये फैलना, हाँ, तो ये सब हो जाता है। तो होता, तो ध्यान रखना है ना, थोड़ा ढंग से पढ़ डालिए, और कंटिन्यू में, घबराना नहीं है, बार बार बताता हूँ। जैसे मोस्टली बच्चा अभी 12 में है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, 12 दिया, कोई नानी घर चल गया, कोई दादी घर चल गया, अब रिलैक्स, किस बात का रिलैक्स भाई, जब तक मेडिकल ना हो जाए कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई रिलैक्स नहीं, लगे रहिए, और लगे रहिएगा तो गारंटी है कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होने लगता है, सर 2 साल हो गया, सर 3 साल हो गया। एक बात बताओ, 5 साल हो गया आपका रिजल्ट नहीं हुआ, मान लो, मान लो, जस्ट मान लो, हाँ, बस यही घबराहट नहीं होना चाहिए, वही तो बता रहा हूँ। 5 साल में आपने रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन आपका तैयारी
तैयारी आपका 90% पहुंच चुका है मेडिकल का, ठीक, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, तैयारी आपका इस लेवल का है। अब अगर आप मान लो शिफ्ट कर जाते हो किसी में, मान लो जनरल में शिफ्ट कर गए, पीओ का आप तैयारी करने लगे या दिस दैट जो भी है, तो आप 0 लेवल पे चले गए ना, 0% से स्टार्ट कीजिएगा, मालूम चलेगा अगला और 5 साल लग जाएगा। और जनरल में घुसोगे ना, अथाह सागर है, क्या पढ़ना है यही नहीं पता है, सिलेबस तो ये नहीं है जनरल का। और दूसरा, चेंज भी होता रहता है, कल प्रधानमंत्री कोई था आज कोई और है, कल मुख्यमंत्री कोई और था आज कोई और है, रट्टा मारते रहो, नहीं चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है, अब इधर एक्स्ट्रा जो 5 साल और देंगे हम, तो उससे अच्छा है एक आध साल और +1 करके इसको निकाल के चले जाना है। और दूसरा, आप कभी भी कंपीट करो, डॉक्टर ही कहलाओगे, डॉक्टर ही कहलाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा पीएचडी हो रहा था, अब फ्रेंड क्या, मेरे से 2 साल पहले से सीनियर था, लेकिन रहता था साथ ही साथ, है ना। गया मेडिकल कॉलेज से किया, नाम खाली नहीं बोलेंगे, गया मेडिकल कॉलेज, ऐसे क्या नाम है, वही पुंसिया से आगे ही है, उधरे का है ना, वो क्या नाम है जगह का, पथरहड्डा, पथरहड्डा करके कोई जगह है उधरे, बांका बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, खैर, तो वहीं का है। मेरा पीएचडी हो रहा था और तैयारी ये कर रहा था, जब भी मिले बेचारा शर्म से फोन करना छोड़ दिया कि पीएचडी कर रहा है ना। तो बहुत दिन बाद हम ही फोन किए, कहाँ है, तब कुछ बोलिए नहीं रहा, फोन उठा लिया है, बोलता बोलो ना तुम, बोलो ना, हम लोग कहाँ है, बस है, लेकिन बंदा लगा रहा, 10वां साल में कंपीट किया, 9 बार फेल हुआ था, और अभी वो डॉक्टर है, हम मास्टर है, हम तो मास्टर है ना कहलाएंगे, हम कितनों ग्रो कर जाए मास्टर ही टीचर ही कहलाएंगे, और डॉक्टर ही कहलाएगा, है ना। लेकिन किया, बहुत कमजोर था, सरकारी स्कूल से पढ़ के आया था 11-12 तक, लेकिन लगातार लगा रहा एकदम, ऐसा लगा रहा कि जब तक हुआ नहीं छोड़ा नहीं। बोलता था बीच में, जैसे हम लोग भी उस समय बोलते थे शिफ्ट करो, हम भी घबरा के शिफ्ट कर गए, हम भी लगे रहते हो जाता, ऐसा नहीं था कि नहीं होता, हम घबरा के बायोटेक्नोलॉजी में घुस गए, हम बायोटेक वाला अपना स्ट्रीम खोल दिए, है ना। हमारे सर्किल में जितने लोग थे, 2 को छोड़ के सब डॉक्टर है, एगो अभी बैंक मैनेजर है, वो घबरा के छोड़ा, और उसको देख के हम थोड़ा घबरा गए, अरे वो छोड़ दिया तो, हम फ्रेंड ही है, बहुत क्लोज था, और सर्किल में लगभग ढेर लोग था, 10 से ऊपर लोग थे हम, सब डॉक्टर है, कोई छोड़ा ही नहीं। अलग बात है कोई तुरंत निकाला, जैसे कोई अगले ही साल निकाल लिया, एक दो को गया, फिर कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसे कर करके 10 साल तक निकालते रहा सब, लेकिन निकाला गया तो छोड़ना नहीं, घबराना नहीं है। आप जिस चीज का तैयारी करो, छोटा मोटा चीज नहीं है, टाइम लगेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना रहता तो 12 के साथ यूं ही लोग चला जाता है इंजीनियरिंग में, है ना। इंजीनियरिंग का पता है, इंजीनियरिंग का आप डोनेशन वाला कॉलेज में जाओ, प्राइवेट कॉलेज में कितना लेगा, इंजीनियरिंग का 5 लाख में तो डिग्री दे देता है, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए 5 लाख में हम दिलवा देंगे। अब मेडिकल डिग्री के लिए आपको 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, कितना टाइम ज्यादा हो गया। तो डॉक्टर और इंजीनियर में यही तो फर्क है, इंजीनियर बन के जॉब करने जाएगा उस प्राइवेट कॉलेज से, किया है 10,000-15,000 रुपया देगा सैलरी, खटाएगा। और आप डॉक्टर प्राइवेट कॉलेज से करके जाओ, एमबीबीएस अगर ठप्पा लग गया है तो लाख रुपया आपका रखा हुआ है, प्लस क्या है, आपका स्टेटस ऊपर है। तो वही है कि बड़ा चीज करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप लोग सुने भी होगा, हाथी और चूहा, चूहिया में एगो हथनी और चूहिया में बड़ा क्लोज दोस्ती हो गया, नहीं, तो चूहिया और हाथी दोनों प्रेग्नेंट हुई साथे में एक ही टाइम, चूहिया का बुतरू भी हो गया, हाथनी का हो भी नहीं किया। अब चूहिया आगे बोल रही है, और सहेली बताओ क्या हाल है, ठीक है,
प्रेग्नेंट हो ना? तो हाँ प्रेग्नेंट हूँ। तब तक मैं तो उसका बुतरू ढेर निकल गया था। फिर उसी तरह से फिर कुछ दिन बाद चुईया फिर प्रेग्नेंट, फिर अदली से देखो हम फिर प्रेग्नेंट हो गए। तुम सही मायने में प्रेग्नेंट हो ना, मतलब बार बार चुईया तब तक में 5-7 बार मां बन गई। हाथनी जो प्रेग्नेंट थी वो कंटिन्यूअस चल रहा था, आप लोग को पता है हाथी का लगभग 2 साल। चूहा सबका तो महीनों में हो जाता। बार बार इरिटेट करे चुईया हाथनी के पास जाके, बहन लगता है ना कि तू प्रेग्नेंट हो? तो झल्ला के हाथी हथनी बोलती है कि हाथी का बच्चा, हाथी का पैदा हाथी होगा। तुम जो अभी तक 10 बार अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका बायोमास, अब मेरा ईगो जो है उससे कितना ऊपर का चीज है। तो जो बड़ा चीज कर रहा है तो टाइम लगेगा आपको, तो घबराना बिल्कुल नहीं, नहीं घबराओगे रिजल्ट होगा। खैर इधर आइए, चलिए इधर। तो इसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल लेते हैं। तो प्रॉपर्टी गुड वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर जो है ना, उसको हम लोग रिपोर्टर जीन भी बोलते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिपोर्टर जीन, मतलब रिपोर्ट करने वाला जीन, मार्क करने वाला जीन। तो बहुत बार होगा रिपोर्टर जीन कौन सा है? यूनिक क्लीवेज साइट भी चाहिए। यूनिक क्या चाहिए? क्लीवेज साइट, जहां पे काटा जाए। अब क्लोनिंग वेक्टर की जो हम लोग बात करते हैं, तो आपका एनसीईआरटी क्लोनिंग वेक्टर में जो दिया है PBR 322 का डिटेल दिया हुआ। एनसीईआरटी में देखोगे क्लोनिंग वेक्टर तो क्या दिया है? PBR 322, उसी पे बात करते हैं हम। तो मैं बात कर रहा हूं किस पे? क्लोनिंग वेक्टर, इसी पे। तो मैं एक काम करता हूं, यही चीज को निकाल लीजिए इधर, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं इसी को बड़ा कर लेते हैं। और एक्सप्रेशन में यहां से हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक्सप्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो मेनली क्लोनिंग ही पढ़ना रहता आप लोग को। ये थोड़ा बड़ा किए, प्लाज्मिड बनाया बड़ा सा, बोर्ड पे नजर रखना, 12 में लेबलिंग करने भी देता है। PBR 322 नहीं, सबसे कॉमन है, नाम क्या बता रहा हूं? PBR 322 इसका नाम। ये क्या है? वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड या वेक्टर क्या नाम है? PBR 322, सबसे ज्यादा यूज में है आज के डेट में। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूज में यही होता है, सबसे ज्यादा, बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें ढेर सारा चीज है, इसमें ढेर सारा चीज आपको जानना है। पहले तो ये पूछेगा P4 क्या है, तो प्लाज्मिड। BR क्या? साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर और रॉड्जग्यू। 322 क्या? उस लैब में कितने नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया था। जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करता है, हीट एंड ट्रायल मेथड पे चलता है कि दो को केमिकल मिलाया तो रिकॉर्ड करेगा लाइव में, 2 है 5 ml ये लिए, 5 ml ये लिए, ऐसा मिला है, एक्सपेरिमेंट फेल। फिर बोलेगा टेक 2 में 2 नंबर, टेक 2 बोलेगा 5 ml ये लिए, 7 ml ये लिए, एक्सपेरिमेंट फेल। 10 ml ये लिए, 5, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके स्टैंडर्डाइज करता है। तो जितना में नंबर पे हुआ, हजारों बार करता है, तो उसमें देखता है सक्सेस कहाँ मिला, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो 322 इसका नंबर आप याद रखिएगा कि 322 सबसे कॉमन है प्लाज्मिड में। अब ये जो PBR 322 है, इसमें क्या है? क्लोनिंग वेक्टर। और मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी ऑफ गुड वेक्टर में आपको सबसे पहला क्या चाहिए? रेप्लिकेशन साइट चाहिए, ओरिजिन साइट चाहिए। तो मान लो हम यहां बना देते हैं ओरिजिन साइट, एक जगह बना दो ओरिसी, ओरिजिन साइट है, ओरिजिन साइट चाहिए। बिना ओरिजिन साइट के रेप्लिकेशन होबे नहीं करेगा, रेप्लिकेशन करना है तो ओरिजिन साइट चाहिए। PBR 322 में 2 मार्कर जीन होता है, आम्पलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो देखो पहले आएगा ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो याद रखना है, ध्यान देना है, ओरिजिन के जो भी बात कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 मार्कर जीन है इसके पास, एकदम फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक आम्पलिसिलिन मार्कर जीन है, तो नाम है आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है इसके पास, और टेट्रासाइक्लिन
रेसिस्टेंट जीन है। अब दिमाग में आएगा सर क्या रेसिस्टेंट जीन, क्या मतलब है रेसिस्टेंट जीन का? देखो ये कहां से लिए, ये वाला निकाले है ना। अगर ये प्लाज्मिडिस बैक्टीरिया में है तो ये बैक्टीरिया में एम्पलीसिलिन दे दो, नहीं मरेगा, बचा लेगा खुद को। टेट्रासाइक्लिन दे दो, बचा लेगा, ये मरेगा। एम्पलीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन अगर रेसिस्टेंट जीन है वो दोनों में नहीं मरेगा। उसके अलावा तीसरा कोई एंटीबायोटिक दो तुरंत मर जाएगा। तो जो रेसिस्टेंट जीन डेवलप कर लेता है ना, तो जिस चीज का रेसिस्टेंट डेवलप किया उसमें नहीं मरेगा, उसके अलावा कोई और डालो मर जाएगा। तो एम्पलीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इसके पास मौजूद होता है। आप लोग देखे होइएगा, बहुत बार हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक दिया, डॉक्टर बोलेगा कि एंटीबायोटिक खाइए और बोलेगा 2 दिन में हमको रिपोर्ट कीजिएगा। अगर आपने खाया और आपका बीमारी सही नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे खुद को, जैसे डॉक्टर के पास जाएगा एंटीबायोटिक चेंज, और चेंज करने से पहले एगो टेस्ट लिख देगा आपका, नहीं लिखेगा यूरिन कल्चर टेस्ट करवाइए, ब्लड कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट में क्या, कल्चर टेस्ट में क्या, जैसे यूरिन कल्चर टेस्ट तो पेट्री प्लेट बना लेता है, खाना पीना दे दिया बैक्टीरिया का, आपका यूरिन से थोड़ा सा यूरिन लेके उसमें डाल देगा, 2 बूंद यूरिन डाल देगा, स्प्रेडर रहता है उससे उसको स्प्रेड कर देगा, ढक्कन लगा दिया, इनक्यूबेट करेगा। कल्चर जब भी कराएगा 24 से 48 घंटा का टाइम लेगा, ग्रो करने देगा, है ना। ग्रो किया, मान लीजिए 24 घंटा में ग्रो करा के देखा, अब क्या करेगा, एंटीबायोटिक डाल के, एंटीबायोटिक का ये जैसे पेपर होता है ना कागज, ब्लॉटिंग पेपर टाइप का, इसको गोल गोल काट लिया जाता है, बिंदी की तरह, टिकली की तरह, है ना। तो 3 गो डब्बा काट लेगा, 4 गो डब्बा, 5 गो, जितना भी, एगो में एम्पलीसिलिन, एगो में टेट्रासाइक्लिन, एगो में सब, और उसमें लिखल रहेगा एम्पलीसिलिन है तो ये मार्क कर दिया, टेट्रासाइक्लिन है तो टी मार्क कर देता है। तो ये क्या करेगा, कागज अगर एंटीबायोटिक डाल दिए इसमें तो सोख लेगा, ब्लॉट कर लेगा, तो ब्लॉटिंग रहता है पेपर, तो सोख लेता है। और क्या करेगा, वो पेट्री प्लेट जो बना है ना उस पर बिंदी चढ़ा देता है थोड़ा दूर दूर पे, और फिर ढक्कन लगा के छोड़ देगा 24 घंटा। 48 घंटा हो गया, इसीलिए 48 घंटा बाद रिपोर्ट। अब क्या देखेगा कि कहाँ मरा है, जैसे इसको अगर कभी फिगर से देखोगे, ये पेट्री प्लेट है और यहाँ ये बिंदी वाला दिया, अलग अलग सब में मार्क किया रहता है, एगो एम्पलीसिलिन है, एगो टेट्रासाइक्लिन है, एगो क्लोनोफेनिकोल है, नहीं एगो एजिथ्रोमाइसिन है, तो इस तरह से दिया। अब देखेगा इतना दूर अगर क्लियर जोन है, दैट मीन्स बैक्टीरिया मार दिया इतना दूर। अगर इसका जोन छोटा है, मान लीजिए इसमें जोन आया ही नहीं, इसमें मान लीजिए ये आया, तो तुरंत लैब वाला लिख के देगा, ये बैक्टीरिया का वो लिख के देगा कि क्लोरोमोफेनिकल सेंसिटिव है, लैब वाला लिख के देगा। डॉक्टर के पास जैसे जाओगे, अच्छा अच्छा क्लोरोमोफेनिकल एंटीबायोटिक फट से लिख देगा, बोलेगा जाइए अब ठीक हो जाइएगा, बड़ा कॉन्फिडेंस में बोलेगा जाइए अब ठीक हो जाइएगा। तो जानता है सब काम तो वहाँ लैब वाला करके देवे किया, सेंसिटिविटी टेस्ट करके, इसी को तो बोलता है सेंसिटिविटी टेस्ट, कितना सेंसिटिव है। उतने बड़ा बिंदी यहाँ बड़का गोला बना दिया, नहीं, और वही बिंदी यहाँ गोला ही नहीं बनाया, मतलब जो नहीं बनाया मतलब है वहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वहां मरा नहीं बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से, तब तुरंत में लिख के वो देता है। तो यही रेसिस्टेंट जीन, याद रखिएगा, जिस भी रेसिस्टेंट जीन, जो भी रेसिस्टेंट जीन है, उस रेसिस्टेंट जीन में वो, उस रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक में वो मरने वाला नहीं है। तो इसके पास 2 गो होता है, पीबीआर 322। इसके अलावा देखो एम्पलीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को बीच से बीच बांटता है, आप बस याद रख लेना इक्वार फर्स्ट, ऐसे और भी चीज होता है दोनों के बीच में, और भी साइड है, लेकिन मुझे यहाँ पे इक्वार फर्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, इक्वार फर्स्ट से काटेंगे तो इसको काटना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको चाहिए वैसा जीन जो एकदम मार्कर जीन के बीचों बीच काटे। तो यहाँ पे जो यूज होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एम्पलीसिलिन को काटने के लिए, एम्पलीसिलिन को काटने के लिए पीएसटी फर्स्ट यूज होता है, पीएसटी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन डालो, यहाँ काट देगा। क्यों काटेगा यहाँ, क्योंकि इसका पेलिंड्रोम यहाँ पे मौजूद है, ध्यान दीजिए, इसका पेलिंड्रोम यहीं पे और कहीं नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर मान लो यहाँ भी रहता, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो टुकड़े टुकड़े में बांट देता ना, बेचारा वो वेक्टर अपने जान नहीं बचा, है ना, तो दूसरे को क्या वो कैरी करेगा। दूसरा, इसका एम्पलीसिलिन को ही काटने के लिए दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट मिला, पीबीयू फर्स्ट, पीबीयू फर्स्ट नहीं, इधर काटने के लिए आया, टेट्रासाइक्लिन को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन आता है बाम फर्स्ट, बाम, BAM फर्स्ट, BAMH नहीं, बाम फर्स्ट। लास्ट में इसका जो आता है साल फर्स्ट, ये एनसीईआरटी आपका दिया है, साल फर्स्ट। वैसे होता और भी है, लेकिन क्या है, इक्वार फर्स्ट के बाद यहां भी है, यहां भी है,
एगो हिंद यहाँ थर्ड आएगा, हिंद थर्ड आता है, लेकिन क्या है, हिंद थर्ड, इसके जस्ट बगल में क्ले होता है, नहीं और भी है, लेकिन क्या है कि ये सब इतना याद रहेगा नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम कर ले, उद्योगों के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले इतना कर लेंगे, जिस दिन इतना हो जाएगा उद्योग एडिशनल कर लेना है। लेकिन कहोगे सर कैसे याद करें, याद कैसे रखें इसको, तो देखो याद करने सिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा उससे। ओरिजिन कहीं भी बना सकते हैं, अब गोल है तो जरूरी है यही रहे, ये घूम नहीं सकता है, इधर हो सकता है उधर हो सकता है, कहीं भी ओरिजिन देगा वो। अब कुछ बच्चा है ओरिजिन दिमाग में डाल दिया कि यही है, ओरिजिन दे दिया वहां, तो अब वो खोजेगा कि किधर क्या है, वो गड़बड़ा जाता है। तो याद रखना है, देखो क्लॉकवाइज में चलेंगे। पहला चीज एम्पलीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ओरिजिन के नजदीक कौन आएगा, एम्पलीसिलिन, क्लॉकवाइज में। तो वैसे भी ए फॉर एम्पलीसिलिन ए पहले आएगा और टी बाद में आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज में डिक्शनरी, चलो ए और टी, और दोनों को बांटा कौन, इक्वार फर्स्ट, देखो याद रख लेना, एम्पलीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को कौन बांट रहा है, इक्वार फर्स्ट, इक्वार बहुत कॉमन है तो याद हो जाएगा आपका। अब है कि एम्पलीसिलिन को कौन काटा, तो देखो देखो बोर्ड पे नजर रखना तब याद हो जाएगा, एम्पलीसिलिन को कौन काट रहा है, क्या आ रहा है भाई, देखो एम्पलीसिलिन को कौन काट रहा है, देखो P4 पहला, P4 पहला, पहले जो आया था तो क्या आया था, एम्पलीसिलिन, ओरिजिन के जस्ट पहले कौन आया था, एम्पलीसिलिन। लेकिन जब ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, पीएसटी की पीबीयू, तो डिक्शनरी पे जाना फिर से, एस पहले आता है तो पहले काटेगा, भी बाद में आता है, इतना याद हो गया। आगे बढ़ो, बाद में आया, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है बाद में, B4 बाद में कौन आया, टेट्रासाइक्लिन आ गया बाद में, और टेट्रासाइक्लिन जब बाद में आया और लास्ट, लास्ट बोले तो स्टॉप एस, वैसे भी डिक्शनरी में बी के बाद एस, उधर वाला पहले कर लेना है पी वाला, तब इसको अलग से करना है, ऐसा नहीं कि सब में डिक्शनरी है तो फिर करवा जाएगा सर पी पहले कैसे आ गया, तो ऐसे याद रखना है, P4 पहला, P4 पहला, B4 बाद में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि टेट्रासाइक्लिन को काटने के लिए कौन सा रेस्ट्रिक्शन यूज करेंगे, कौन सा, तो ये दोनों में से कोई भी डाल दो, एनसीईआरटी की बात करें तो ये दोनों में से कोई भी डाल दो। ऐसे आपको बता दूं, होता इसमें और भी साइट है, बट एनसीईआरटी लिखा है, तो एनसीईआरटी याद रखना है, दूगो यहाँ और लिखा हुआ रहेगा, पहले इतना याद कर लेना है तब दूसरा, ठीक। अब कभी बनाने आ जाए, किसे बनाओगे, देखो हम हल्का सा आइडिया देते हैं, अब बनाने आ गया, मान लीजिए वेल लेवल डायग्राम बनाना है आपको, एगो सर्कल बनाओ, मेरा मन किया ओरिजिन यहाँ लिखना है, एक ही लाइन पे दिखा रहे हैं, फिर यहाँ क्या दिखा देंगे, एम्पलीसिलिन इधर करेंगे, इसको काटा है कौन, ई को आर फर्स्ट, इसको फिर कहा है टेट्रासाइक्लिन है, फिर एम्पलीसिलिन को कौन काटा, पी वाला, पीएसटी, पी वी यू, ऐसे करके लिखेंगे, बाद में आया था पीएमएच, नहीं फर्स्ट आइए इधर लास्ट में साल, हो गया लिख दिए, है ना डायग्राम, मतलब ये फास्ट बनाया मैं जस्ट एक आइडिया दिया कि इस तरह से कर सकते हैं। तो याद रखना पड़ेगा आपको क्या, PBR 322 का A to Z चीज जो दिया हुआ आपका, क्लियर है, दो साइंटिस्ट मिलके दिए, दो साइंटिस्ट मिलके दिए। कभी भी बायो वाला इंटरव्यू अगर देने जाओ तो इसका नाम जरूर जानना, बड़ी पूछता है इंटरव्यू में, P4 क्या, B4 क्या, और ये। अब देखो इसमें कुछ सीक्वेंस फालतू का भी होता है, अब क्या है जरा सोचो, अगर हम इसको कटाए और बाहर से कुछ डीएनए को जोड़े, जैसा कि यहाँ पे किए थे, इसको काट के जोड़े, तो इसका साइज और इसका साइज में अंतर आएगा ना, कौन बड़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट वाला बड़ा होगा कि प्लाज्मिड बड़ा है, रिकॉम्बिनेंट बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा जीन डाल लिया। अगर बैक्टीरिया को इसमें डाले और इसको लग गया कि अरे ये तो बड़ा साइज आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती कर गए, तो क्या करेगा, आप इधर डाले और उधर काट देगा, ले तो आपका काम बर्बाद हो गया ना। तो डालना भी उतना ही है जितना में काम बन जाए, तो उसके लिए लोग क्या किया, यहाँ पे कुछ फालतू का सीक्वेंस सब होता है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है आरओपी सीक्वेंस, देखिएगा लिखा होगा आरओपी, नहीं, और इसका भी साइट है, इसके दोनों साइट में रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, एक ठो इधर एक ठो इधर, और दोनों संयोग से एक से कट जाता है, पीबीयू सेकेंड से कटता है, किससे, पीबीयू सेकेंड। तो ये बाद में याद रखना, पहले उतना कर लेना है, स्ट्रक्चर बनाने आए ना उतना खाली लिख देना है, एक दो जगह खाली एरो मार देना, मत लिखना मत क्या है, नहीं समझे,
जैसे अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ क्या था, एम्पलीसिलिन था कि टेट्रासाइक्लिन, क्या लिखोगे? एक एरो मार के लिखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है भाई, काट के दिखाओ। टीचर पेन नहीं चला पाएगा अब। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 4 गो रेस्ट्रिक्शन अभी बताया, 4-5 को बताया, आप 2-3 गो सही लिख दिए और चौथा याद ही नहीं आ रहा है, तो अगर गलत लिखो, मान लीजिए एम्पलीसिलिन यहाँ पे सपोज कीजिए एम्पलीसिलिन है, और एम्पलीसिलिन को काटने के लिए क्या आया? पीएसटी फर्स्ट और पी भी यू फर्स्ट आया, ठीक। अब आपको अगर आप यहां लिख दिए भाम, BAHM नहीं, BAMH नहीं, ये अगर लिखे आप तो टीचर पेन चला देगा इस पे। वो जानता है एम्पलीसिलिन को काटने के लिए नहीं आएगा, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए आता है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्या करना है? एरो मारना है, सीधा चलाओ पेन। पक्का रेस्ट्रिक्शन तो है, ये चालाकी हुआ, ये हो गया बताया सब्जेक्टिव के लिए। 12 में जब लिखिएगा तो इस तरह का चालाकी करना जरूरी है ना। बहुत बार होता है कि जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा तो गलत लिखोगे तो काट देगा, तो वहां चालाकी से निकल लेना है। अब वो नहीं चला सकता है पेन, वो जान रहा है कि बच्चा जान रहा है, बच्चा जान रहा है कि है रेस्ट्रिक्शन साइड, तो वो भी करता है, काट के दिखाओ, चैलेंज कर सकते हैं हम इस पे। टीचर अब नहीं बोल सकता है कि यहाँ का नहीं नाम लिखा, तो बोला लिखे तो है सर, रेस्ट्रिक्शन तो होता है, तब तक तो जैया चैलेंज करेंगे याद करके जाएंगे कौन होता है नहीं। तो क्या है कि कुछ कुछ चालाकी आपको सब्जेक्टिव में, ये सब है 12 ग्रेजुएशन, ये सब का जो आप लोग देते हैं उसमें ये सब चालाकी खूब चलता है उस सब में। अब इसको काटो, अब देखो फालतू का सीक्वेंस था, किसी काम का नहीं था, इसको काट के हटा दो, इसको काट के हटा दो, तो जैसे इसको काट के हटाएंगे ना, छोटा करो इसको, किधर आया, थोड़ा सा छोटा करता है, आया। अब देखो आरओपी सीक्वेंस, इसको अगर कटवा दिया और कटवाने के बाद सेम प्लाज्मिड, इसको काटे है ना, आरओपी अगर हटा दे तो मैं एक काम देखो एक काम कर रहा हूं, इसको फिर सेलेक्ट कर रहा हूं, उधर वाला आ गया, क्लोन करो, देखो ना इसे में चेंज कर देंगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, गौर करना, गौर करना। अब यहाँ पीबीआर 322 नहीं है, क्यों? क्योंकि आरओपी आपने काट के हटा दिया, और आरओपी अगर काट के हटा दिए हैं तो इसी प्लाज्मिड का अब नाम है PAT153, मतलब उसी का एक्सटेंशन है पीबीआर 322 का, PAT153। ये क्या है, कभी कभी आपको 12 में लिखने आता है नहीं, 2 प्लाज्मिड का नाम, तो कहला सब अलग अलग याद रखेंगे, एक के को याद रखेंगे, खाली ध्यान रखना आरओपी को हटा दिए, बन गया PAT, बाकी सब वही उठा के लगा देना है। PAT153 सेम PBR 322, लेकिन क्या है कि इसका जीन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, क्यों? इसमें अगर हम काट के जीन लगाते तो इसका साइज बढ़ता, तो छोटे जीन लगाएंगे, इसमें तो जितना काट के हटाए वो लगा सकते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं कि नहीं, तो जीन का लेंथ बढ़ जाएगा, तो PBR 322 से ज्यादा बड़ा हो गया, जीन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी उसका, तो जो फालतू का काट के हटा दीजिए। अब मान लो कि इसी में जितना बड़ा हम काट के हटाए हैं उतने बड़ा जीन डालो, तो बैक्टीरिया को कभी पता नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, है ना। काहे, जिससे निकाले थे तो वो तो मर गया, अब मॉडिफाई करके जिसमें डाले वो जिंदा है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ बीच में क्या हो गया था। क्लियर? तो पीबीआर 322 वाला क्लियर हुआ। आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज और याद रखना है, पीबीआर 322 का जो बेस साइज होता है, कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे, 4363 बेस पेयर का होता है। ये कितना होता है? 4363 बेस पेयर का पूरा साइज है इसका। पीबीआर 322 का साइज अगर कभी पूछ दे तो ये होता है। क्लियर?
ऐसे पीबीआर 322 में मोर देन 20 यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, 20 से भी ज्यादा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट है, लेकिन आपको 4 ही यूनिक बताया गया है। एक आध गो एगो इक्वार फर्स्ट बताया नहीं, और दो एक दो को और लिखा है एनसीईआरटी में। क्लियर है? अब इसी को कटवाना है, तो यहाँ जो कटवाए, यहाँ जो कटवाए, काट के फिर हम लोग जुड़वाए, तो जरा देखो कहाँ काटे थे, टेट्रासाइक्लिन। तो बताओ यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लिखे कौन सा लिखना चाहिए? टेट्रा को कटवा रहे हैं, या तो ये या तो ये, जो मन करे लिख दो। यहां हम क्या लिख सकते हैं? साल फर्स्ट। अगर बोलेगा पीबीआर 322 निकाले, प्लाज्मिड निकाले, उसमें साल फर्स्ट दिए, तो आपका दिमाग हिट कर जाना चाहिए, किसको काटा होगा? किसको काटा होगा? टेट्रासाइक्लिन कट गया है। और जब जीन को वहां पे जुड़वा दिए, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया, तो टेट्रासाइक्लिन खराब हो गया। दैट मींस टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा? सेंसिटिव, मतलब टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो मरेगा वो, टेट्रासाइक्लिन अब मर जाएगा। अगर वो जीन ले लिया है तो मर जाएगा। तो ये बात करेंगे अगले क्लास में, कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? आज का क्लास यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक में संडे को ले क्लास, शाम में आओगे? क्लास है, देखो संडे